चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों ने ना एक रियलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे कि यदि वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे आप देख भी सकते हैं कि इस साल जो रीसेंट एचएस एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स भी है उसमें बाहरी संख्या के अंदर वे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे उसके अंदर रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4 और तमाम रैंक्स मैक्सिमम लोग वर्किंग प्रोफेशनल की कैटेगरी में ही आते थे। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी तैयारी को ढाला है, मोल्ड किया है, उसी से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते वक्त, और जैसा मैं पिछले 2-3 साल से आपको बोल भी रहा हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज में या सेल्फ स्टडी के अंदर बहुत भारी संख्या में है, तो उन्हीं के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं। जैसे मेरा पर्सनली ऐसा ओपिनियन है कि अगर किसी को क्लैरिटी है कि इस एग्जामिनेशन को किस तरह से परस्यू करना है और उसके पास स्टडी मटेरियल और बाकी रिसोर्सेज, जो कि आपको मैं समझा भी देता हूँ कि इस तैयारी में कैसे अलग अलग स्टेजेस हैं, अगर इस तैयारी को हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच करें तो इसमें अलग अलग स्टेजेस आएंगी और कैसे हम हर स्टेज के अंदर किस डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है कि अगर वो रिसोर्स हमें घर बैठे भी मिले और नॉट नेसेसरली कि हमें कोचिंग की आवश्यकता भी हो, तो भी हम इस पेपर को किस तरह से है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसी प्लान ऑफ एक्शन को आज हम लोग ड्रॉ करेंगे और चैलेंजेस देख लेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम डेली टू डे लाइफ में फेस भी कर रहे हैं, और बहुत सारे वे चैलेंजेस हैं जो इन फ्यूचर तैयारी में जब गहरे उतरते हैं तो अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। उदाहरण देता हूं मैं ना आपको, बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल देता है। जो 10 साल का एक बच्चा है उसके लिए लाइफ के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है, 15 साल वाले बच्चे के डिफरेंट है, 20 साल वाले के डिफरेंट है। व्यक्ति वही है, अलग अलग उम्र के अलग अलग चैलेंजेस है, और जिस उम्र के पड़ाव में आप लोग हैं या हम लोग हैं, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर हम कुछ बेहतर अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस, उस जर्नी को, जो कि एक एचएस की जर्नी है, उस जर्नी के दौरान हमें किस प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को आज हम लोग पहले ही समझ लेंगे, उसी के मुताबिक अपना प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे। इन जनरल सबको लगता है कि कोचिंग करने का मतलब या तैयारी करने का मतलब चंद किताबें उठा के पढ़ लेना है। वो तैयारी का 50% हिस्सा ही है, उससे बहुत कुछ और आगे करना है जो बाकी बच्चे शायद नहीं कर रहे हैं, तभी उन लोगों का चयन नहीं हो रहा है। तो हमें वो क्या कर लेना चाहिए इस तैयारी के अंदर, उसके ऊपर भी दृष्टि डाल लेते हैं कि पोस्ट कोचिंग या एक बार किताबें पढ़ लेना या केवल नोट्स बनाने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं। तो एज एन वर्किंग प्रोफेशनल हमें कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो हो सकता है सामान्य बच्चा जो हमारे पास जैसे ऑफलाइन में लाइव के अंदर है, 22 साल के बच्चे हैं, 21 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे और कॉलेज गोइंग 18-18 साल के बच्चे हैं, उनकी लाइफ में उतने चैलेंजेस नहीं है क्योंकि उनका काम केवल पढ़ना है। आपका काम है ऑफिस जाना और साथ में पढ़ना, तो आपके चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके कुछ चैलेंजेस हैं तो उनके कुछ समाधान भी है, तो उसके समाधान को भी आज हम लोग ढूंढ लेंगे। उसी समाधान के अंदर आपकी वो तैयारी का स्ट्रक्चर भी लाइक करेगा। अब सबसे पहला, अगर मैं चैलेंजेस के अंदर दृष्टि डालूं, एक बड़ा स्वाभाविक चैलेंज है कि समय की कमी है। बहुत सारे बच्चे हमारे जैसे ना रिकॉर्डेड के अंदर हर महीने बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। उन बच्चों में से भी अब हो सकता है कि 50 बच्चे मन में सोचते हो तैयारी करनी है, 50 में से 20 बच्चे हमारे पास हर महीने रिकॉर्डेड कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन 30 तो नहीं ले रहे। वो इसलिए नहीं ले रहे, जिनके लिए ये पर्टिकुलरली मैं वीडियो बना भी रहा हूं, उनको लगता है जब वीडियो देखने का टाइम ही नहीं है, लेक्चर देखने का टाइम ही नहीं है, तो तैयारी में पैसा भी क्यों डालना और एफर्ट भी क्यों डालनी, लेकिन मन में तो है तैयारी करना। तो जेन्युइनली देयर इज अ पॉसिटी ऑफ टाइम, जिसको हम लोग डेली फेसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको एड्रेस करेंगे कि कैसे, अगर पॉसिटी ऑफ टाइम है तो हम लोग किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन बनाएं जो एफिशिएंट हो और एंड टू एंड सॉल्यूशन हो। एंड टू एंड कि मेरे को लग रहा है यार पॉसिटी ऑफ टाइम है, 1 साल में तो संभव नहीं है, लेकिन 2 साल में तो हो सकता है, 1.5 में हो जाता है। इन जनरल जैसे मैं प्लान ऑफ एक्शन बनाऊंगा 1.5 में हो जाएगा, तो 1.5 साल तो ठीक टाइम फ्रेम है, तो उसके अंदर हम तैयारी को परस्यू कर लेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि एफिशिएंट वे ऑफ तैयारी क्या है। एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जॉब में भी आपको समझ आता है कि अगर 6 घंटा आप काम को कंप्लीट कर लेते तो यू गेट 2 more hours फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप इंडल्ज हो सकते हैं पढ़ाई के अंदर। तो टाइम को अगर हम एफिशिएंटली यूज करना सीख जाए, जिसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत रेलिवेंट है। देखो, पेपर 10 साल में भी निकल जाएगा, मत यूज करो कोई स्ट्रेटेजी, है ना, अपने हिसाब से चले रहो, जो जो समाज से पता चल रहा है उसके हिसाब से चले रहो। 10 साल में तो एनी डे पेपर निकाल लोगे, समस्या है 1.5-2 साल के अंदर पेपर निकालना, वो बड़ी चीज है। उसके लिए एफिशिएंसी की जरूरत है। तो ये जो प्लान है वो स्ट्रक्चर्ड है, वो चैनलाइज है, वो स्ट्रक्चर वो एफिशिएंट है, जिससे आपका पेपर जल्दी निकले। हर कोई पेपर निकालना चाहता है, लेकिन जल्दी निकालना भी तो एक टास्क है, इसलिए पॉसिट ऑफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, मैं खुद समझता, जैसे हम लोग भी जैसे 9-10 घंटे ऑफिस में होता है, अगर कोई मेरे को ही बोले कि यार 8 बजे घर जाने के बाद अब तैयारी को करो, तो बहुत मुश्किल है। दूसरा, आप में से बहुत सारे व्यक्ति उस एज ग्रुप में भी होंगे जिनकी फैमिलीज भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना है, बच्चे भी होंगे, स्पाउसेस भी हैं, तो और मुश्किल है। तो आपके साथ एनर्जी की कमी ऑफिशियल, फिजिकल और मेंटल हैंगओवर के बाद
घर पे भी अपनी प्रेजेंस देनी है, उसमें भी एनर्जी खत्म हो रही है, तो इसलिए भी एनर्जी की बहुत भारी कमी है। इसलिए एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ, चाहे जिन्होंने कोचिंग करी है या इवन हम, मैं हमारे स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूं या नहीं करी है, डिसिप्लिन इज द की फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखो ये एग्जामिनेशन इंटेलिजेंस का नहीं है, आपको टाइमिंग का भी उतना रोल नहीं है, ये पेपर है हार्डवर्क का, हार्डवर्क डेली करने का। जैसे एथलीट होते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रोज सुबह उठ के दौड़ना ब्रिंग्स अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन लाइफ में नहीं होगा तो आप में कभी भी उस लेवल का रिजल्ट या परफॉर्मेंसेस नहीं आ पाती। तो अच्छा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब है, मैं कहता हूं यार 2 घंटे पढ़ लो चाहे, लेकिन 365 दिन पढ़ो, बन गए ना 750 पौने 800 दिन, तो पौने 800 घंटे आप पढ़ गए 2 घंटे के मतलब से। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे केवल 5 घंटे या 4 घंटे पर डे डिमांड कर रहा हूं। यदि आप 4 से 5 घंटा पर डे दे सकते हैं तो ये पेपर निकल सकता है 1.5 साल के अंदर। एक में तो नहीं निकलता है, 1.5 साल 2 साल का टाइम फ्रेम है, क्योंकि आप कम समय दे रहे हैं। बाकी बच्चों से मैं 10 घंटा डिमांड कर रहा हूं, आपसे 5 घंटा 4 घंटा डिमांड कर रहा हूं सेल्फ स्टडी के अंदर। तो यदि आप इतना भी दे सकते हो तो आप इस तैयारी को कर सकते हो। तीसरा है कि डायरेक्शन, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। कई लोगों के अंदर अच्छा टाइम को भी ओवरकम कर जाते हैं, एनर्जी को भी ओवरकम कर जाते हैं, यहां पे आके लोग बहुत फंसते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि भाई 10 दिन में 4 बार किताब उठा लेना और 6 बार नहीं उठाना, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है 10 में से 10 दिन किताब को उठाना। अगर उस लेवल का डिसिप्लिन है तभी ये तैयारी हो सकती है, नहीं तो अगर आप 10 में से 8 दिन 7 दिन भी किताब उठा रहे हो तो आप ये समझो आप तो 70% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो, 70% में पेपर नहीं निकलेगा। तो पहले ही आप कम समय दे रहे हो, उसमें से भी आप कुछ दिन का नागा कर रहे हो तो नहीं निकलता है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन ही है जो डिसिप्लिन इंड्यूस करेगी, जो एनर्जी को बचाएगी और टाइम को बचाएगी। तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन इज डायरेक्शन, पूरा लेआउट इज डायरेक्शन, पूरा फ्रेमवर्क इज डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को आज हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी को परस्यू करेंगे। सबसे पहली बात, मैं ना आपको एक डायग्राम बनाता हूं, आप मेरी बात को ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि आप उस एज ग्रुप में हैं जहां आपका मेंटल एप्टीट्यूड अब विकसित हो चुका है। हो सकता है 21-22 साल के बच्चों को ये बात उतनी क्लैरिटी से ना समझ आए, लेकिन आप लोगों को समझ आएगी। देखो इस तैयारी के अंदर अभी मैं स्टेजेस बनाऊंगा, 2 फेज हैं। एक तो प्रिपरेशन फेज है, प्रिपरेशन, या अगर आप कोचिंग करते हो एक कोचिंग फेज है। कोचिंग का मतलब है बेसिकली आप चीजों को समझ ही तो रहे हो, आप कवरेज कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी की किताबें पढ़ रहे हो या कोचिंग कर रहे हो, आप सिलेबस कवर कर रहे हो। तो इट इज बेसिकली सिलेबस कवरेज। सिलेबस के बारे में आपने जाना है, सब्जेक्ट को समझा है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, आपको ना याद हुआ है ना आप उस पर आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो ये इट इज जस्ट 50% ऑफ द एंटायर वर्क डन। पहली बात ये समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट है कोचिंग कर लेते, कोचिंग इज नॉट द गारंटी फॉर द सिलेक्शन, कोचिंग इज जस्ट 50%। असली जो तैयारी है, जो मैं ऐसा बोलता हूं पिछले कई सालों से, असली जो तैयारी है वो पोस्ट कोचिंग है। क्योंकि पोस्ट कोचिंग मतलब अगर आपने कोचिंग करी है तो आपने 50% ही काम किया है। पोस्ट कोचिंग ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे डिसिप्लिन लगेगा। मैं एग्जांपल भी दूंगा, डिफिकल्ट है और यहां पे ज्यादा डिसिप्लिन लगेगा, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे टूटते हैं। देखो ये आसान क्यों है, नोट्स बनाने भी आसान है, जैसे सब्जेक्ट पढ़ना भी आसान है, सेल्फ स्टडी में भी आसान है, कोचिंग में भी आसान है। कोचिंग में तो क्या है कि मैं बोल रहा हूं यहां 50 सीट रखी है, आपने आना है रोज, आपने पैसा दिया हुआ है 70-80 हजार रुपए, आप रोज आओगे, नोट्स बनाओगे, ज्ञान लेके चले जाओगे, ये तो आसान है करना, है ना। या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो जो बात ये बच्चे बैठ के यहाँ पे 1 साल में सीख रहे हैं, आप 1.5 साल में सीख लोगे, इतनी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपने किया क्या, देखो सब्जेक्ट पढ़ना क्यों आसान है, क्योंकि इंटरेस्ट आता है। इकोनॉमी पढ़ोगे आपको मजा आएगा, पॉलिटी पढ़ोगे मजा आएगा, हिस्ट्री पढ़ने जब तक तो मजा आता जा रहा है। नई नॉलेज, देखो नया सब्जेक्ट हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, नया ज्ञान हमेशा मजा देता है। 50% काम कर जाओगे बिकॉज ऑफ मजा। अब आप कह रहे हो यार इसमें गहराई बढ़ाओ, अब आप कह रहे हो यार एमसीक्यू सॉल्व करो, अब आप कह रहे हो यार आंसर राइटिंग लिखो जो कि आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। क्यों? क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आप लिखते हो तो लिखा नहीं जाता, विचार 1000 आ जाते हैं और लिखने के लिए आपने जगह दी है आधे पेज की, तो आपको लगता है कि गागर में कैसे सागर भरा जाए। पोस्ट कोचिंग इज डिफिकल्ट। पोस्ट कोचिंग, अब कोचिंग में भी नहीं आना, इन चेयर्स में भी नहीं बैठना, आपका करिकुलम खत्म हो गया, अब आपने अपनी पूरी तैयारी को बांधना है। तो पोस्ट कोचिंग ऐसे कौन से प्रोसेसेस हम लोग बनाए जिससे रेस्ट ऑफ द 50% की जो है कवरेज आ जाए। तो ये 50% इज पोस्ट कोचिंग। तो मैंने दोनों के ऊपर लाइट डालूंगा। जनरली जो इंस्टीट्यूट्स हिमाचल के अंदर फेल हुए हैं उसका रीजन ही है कि वो कोचिंग करा के बच्चे को छोड़ देते हैं, उसके बाद पेपर निकलता ही नहीं है, क्योंकि कोचिंग इज जस्ट 50%, इवन प्रिपरेशन भी
इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और आज मैं बताऊंगा कि ये कौन से सारे चरण होते हैं। तो इसी के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखो आपके पास है ना, जो हम लोग डिस्कस करते, सॉरी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आप देखो कि अभी हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, हम एंड टू एंड प्लानिंग करेंगे। एंड टू एंड प्लानिंग का है कि जब हम लोग सोच ले इस तैयारी को करना है, हमें पता ही नहीं होता इसके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन बहुत अच्छा नहीं बन पाता। हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन का टाइम टेबल बनाएंगे, हमें पता नहीं कि ये 10 महीने का है कि 8 महीने का है, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने, तो जो सब्जेक्ट पढ़ने उनकी किताबें कहाँ से मिलेंगी, लक्ष्मीकांत मिल गई, स्पेक्ट्रम मिल गई है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, उसके अलावा पता ही नहीं कि इकॉनमी कहाँ से पढ़े, इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ से पढ़े, स्पेस कहाँ से पढ़े, एचपीजी के प्रीलिम्स के तो बलोखरा है, मेंस की कोई किताब नहीं है मार्केट के अंदर, वो कहाँ से हम लोग पढ़े, एनर्जी एक टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, वो कहाँ से पढ़े, है ना, इंडियन सोसाइटी उसकी कोई अच्छी किताब नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई किताब नहीं जो कि मेंस का, कल्चर की नितिन सिंघानिया प्रीलिम्स की मेंस की कोई किताब नहीं है एनालिसिस वाली, तो बहुत सारे कंटेंट का डर्थ है मार्केट में। तो हमें पता ही नहीं चल रहा एंड टू एंड प्लानिंग में रिसोर्सेज मोबिलाइज कहां से करे, वही जो मैं बता रहा हूं, सोर्सेज नहीं लोकेट हो पा रहे। दूसरा कंसिस्टेंसी का मुद्दा है। जब मैं आपको टाइमलाइन दे दूंगा और मैं बोल रहा हूं ये 10 महीने में हो जाना चाहिए, तो आपको अंदर से वो बात चुभेगी, यार अगर 10 महीने में बाकी लोग कर पा रहे तो मैं भी कर पाऊंगा। तो हम कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आपको एंड टू एंड, अगर मेरे को पता ही नहीं है अंत क्या है इस तैयारी का, तो मेरे अंदर कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। जब मेरे सामने पूरा रोड मैप बन जाएगा तो मेरे को समझ आ जाएगा, हाँ यार तैयारी ऐसे 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 नेविगेट करेंगे, तो आप हर मूवमेंट पे चैनलाइज हो गए। अगले महीने आपको मोटिवेशन आएगी, यार पहली स्टेज कवर हो गई, अब दूसरी स्टेज कवर होगी, अब तीसरी होगी। तो जब आप अपने चेक पॉइंट्स को मीट करते हो तब कंसिस्टेंसी आती है। अगर मैं बोलूँ यार 10 साल के बाद ओलंपिक्स है, तो कोई कौन एथलीट के ऊपर जो है कंसिस्टेंसी आएगी? मेरे को पता है एशियन गेम्स आएंगे, उसके बाद मेरे इतने सारे टूर्नामेंट्स आएंगे, स्टेट के गेम्स आएंगे, फिर जाके 4 साल बाद ओलंपिक्स। तो मेरे को दिख रहा है ना कि हर तीसरे महीने कोई ना कोई टूर्नामेंट है जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट हूं। तो जब आपको चेक पॉइंट्स दिखते हैं तो आप कंसिस्टेंट होते हैं। तो हम वो चेक पॉइंट्स क्रिएट करेंगे आज के सेशन में, इनसे आपका तैयारी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहला एंड टू एंड प्लानिंग, जो मैंने बताया, हमने दोनों के ऊपर काम करना है। स्टेज 1 से स्टेज 4 हम लोग बना लेंगे, लिख लीजिए इसको, चाहे आप लोग 4 स्टेजेस में अपनी तैयारी को तोड़ दो। इतने प्लान्ड वे में कोई तैयारी को नहीं अप्रोच करवाता है। इसलिए देखो कुछ ना बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, हमारे पास भी आते हैं, वो 1-2 साल में इस पेपर को फोड़ देते हैं, क्योंकि वो इतने ब्रिलियंट है। जो मैं बात बता रहा हूं वो चीज को क्रैक कर चुके हैं पहली बार में, उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना है कि उन्हें पता है इस तैयारी को कैसे नेविगेट करना है। लेकिन 99% बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, वो हमारी तरह मीडियोकर माइंडसेट के होते हैं। उनको प्लान बना दो फिर वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये जो सेशन है ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको ये पूरी स्टेजेस को एंड टू एंड देखना आ जाता है। तो इसलिए देखो, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 4 स्टेज में तैयारी को छोड़ दो। पहली स्टेज क्या है? फ्री कोर्स है। मैं ना वो फ्री के मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि सेल्फ स्टडी से पेपर निकलता है। पहली स्टेज हमेशा ये है जिसको मैं कहता हूं प्री कोचिंग, या आपकी तैयारी शुरू करने से पहले आपको तैयारी की एक इंसाइट मिल जाए और किस तरह से तैयारी होने वाली है, सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाए। उसका एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, ये आरंभ सीरीज है हमारी, इस आरंभ सीरीज को देखना है। इस आरंभ सीरीज में क्या कर रखा है? देखो इस तैयारी में चाहिए क्या, एनसीईआरटी के अंदर जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त लिखी हुई है। इन एनसीईआरटी को जब हम लोग वर्टिकल लिंकेजेस के साथ पढ़ाते हैं, वर्टिकल लिंकेजेस का एक उदाहरण देता हूं, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, वहीं से देता हूं। 6ठी क्लास में सोलर सिस्टम चैप्टर नंबर 1, 11वीं क्लास में पहला चैप्टर सोलर सिस्टम। लेकिन 11वीं क्लास का जो चैप्टर सोलर सिस्टम है वो 17 साल के बच्चे के लिए लिखा गया है, क्योंकि 11वीं में बच्चा 17 साल का है, 6ठी क्लास में बच्चा 11 साल का है, तो उसके लिए सोलर सिस्टम 11 साल के माइंडसेट के हिसाब से लिखा गया है। तो ये वर्टिकल लिंकिंग है। लेकिन मैं जब एनसीईआरटी में सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं दोनों पढ़ा दूंगा एक बार में, क्योंकि आप देख रहे हो 22, 25, 26 साल की उम्र में, मुझे पता है आपको बात समझ आ जाएगी। डेमोक्रेसी 4 एनसीईआरटी में तोड़ा हुआ है, विशाल सर ने चारों को एक साथ ही जो है कवर कर दिया डेमोक्रेसी का आइडिया। ये होता है वर्टिकल लिंकेजेस ऑफ एनसीईआरटी। जब हम एनसीईआरटी यहाँ पे, बच्चे कहते हैं यार हम खुद ही पढ़ लेंगे घर पे, पढ़ तो आप स्कूल में भी रहे थे और स्कूल में भी मास्टर ने पढ़ाई थी, लेकिन क्या उन्होंने एनसीईआरटी को आईएएस और एचएस के दृष्टिकोण से थोड़ी पढ़ाई है? वो तो 6ठी क्लास के लेवल पे पढ़ाई हुई है। हम उन्हीं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में गहराई के साथ उतरते हुए आपको पढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। आपको लगेगा यार पहली बार ये बातें सुनी है आपने जीवन में। तो इस तरीके से एनसीईआरटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नीचे लिंक दे रखा है, इसको जरूर देखो। मैं तो हमेशा कहता हूं बिफोर ज्वाइनिंग अवर क्लासेस, इवन सेल्फ स्टडी में जाने से पहले गहराई समझ लो सब्जेक्ट की। कई बार क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि किस लेवल पे अपनी तैयारी को पिक करना है। इन लेक्चर से आपको पता चलेगा सब्जेक्ट के अंदर क्या गहराई जो है डिमांड होता है, और एनालिटिकल वे ऑफ चीजों को देखना क्या होता है, राइट। इस तरह की एनसीईआरटी लिखी गई है। जब एक बार एनसीईआरटी हो गई, ये हो गया आपका बेसिक। अब आपने अपनी तैयारी को कैसे ढालना है, जैसे आज महीना है अप्रैल का और आप टारगेट ले रहे हो अगले साल जून का, जो कि ठीक ठाक रियलिस्टिक टारगेट है। आप देखो
अगर आप डेली 5 से 6 घंटा देना शुरू करो इस तैयारी को, ये मैक्सिमम है। अगर आप 4 घंटा भी देते हो तो ये ठीक, 4 आवर्स भी अगर आप देखते हो तो ये ठीक टाइम है 4 आवर्स, लेकिन डिसिप्लिन इंड्यूस करना पड़ेगा। पहले दिन ये 4 घंटे नहीं निकलेंगे क्योंकि आपकी हैबिट का पार्ट नहीं है, आपके रूटीन का पार्ट नहीं है। आपको अपने रूटीन में इसको उतारना पड़ेगा। उसको उतारने का क्या तरीका है? आपने क्या करना है, फ्री है, आपने कहा यार एक काम करता हूं, सुबह मैं देखूंगा पॉलिटी का, ज्योग्राफी का लेक्चर, शाम को विशाल सर की पॉलिटी देख लूंगा, और दोनों कितने घंटे की है? 1 घंटे की है, तो 1 घंटा तो निकाला जा सकता है। और साथ में नोट्स दे रखे हैं सॉफ्ट कॉपी में, नोट्स रीड कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो आपने दिन के 2 लेक्चर बांध लिए, टोटल लेक्चर है 60, 30 दिन लगाओ, 60 लेक्चर पूरे कर लो। इससे क्या इंड्यूस हो गया? डिसिप्लिन। और आपको पता चल गया यार मेरे अंदर दम तो है, मैंने 30 दिन के अंदर 60 लेक्चर देख डाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 30 डेज में मेरे अंदर अब डिसिप्लिन आ गया और एक हैबिट इनकलकेट हो गई। बहुत बढ़िया भाई, ये काम करना है। ये पहली स्टेज आप लोगों ने पार कर ली है। 30 मतलब 30, अगर आप 30 का 40 लग रहे तो आपको पता चलेगा कमी तो है, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना है अगर पेपर निकालना पड़ेगा। इस पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी पढ़िए। नो नोट्स मेकिंग, पहले बात लिख लीजिए, नो नोट्स मेकिंग, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये हो गई स्टेज नंबर 1। हिंदी मीडियम और इंग्लिश के लिए दोनों ही सेम स्ट्रेटेजी है। सेकंड, अब आपको लगता है जो मैंने बोलता हूं कि सेकंड स्टेज इज अबाउट, अब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कितने? 12 सब्जेक्ट है, और साथ में इनकी क्या बनाओगे? नोट्स। आप बोलोगे जी नोट्स बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, इसको स्किप कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर सिंपल है, पेपर क्लियर करना है, हाँ या ना? करना है जी, करना है तो ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और मैं अभी धीरे धीरे आपको जब आगे लय बनेगी आपको समझ आएगा यार मैंने क्यों बोला था स्टेज नंबर 2 में नोट्स बना लेना, क्योंकि बाद में आप फंसोगे, आप मेरी बात को उस टाइम पे अप्रिशिएट करोगे, अभी मैं बता दूंगा। और जीवन के अंदर प्रैक्टिकली जब इस तैयारी में उतर जाओगे तब आपको पता चलेगा 6 महीने बाद ठीक रहा कि आपने नोट्स बना लिए हैं। नोट्स बनाने के सोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोर्सेज। हमने क्या किया है, एक किताबों का सेट लॉन्च किया है। इसके अंदर एज दी फॉर नाउ 24 किताबें। इन 24 किताबों में हमने क्या किया, देखो इनका बाइफर्केशन समझो। एक ना आपको और स्टेज वाइज चीजों को बताता हूं तो आपको और क्लैरिटी से चीजें पता चलती जाएंगी। देखिए, अब हमने कहा जी मैंने 4 स्टेजेस तोड़ दी, उसमें से पहली तो थी प्री कोचिंग स्टेज। स्टेज 2 है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और बेसिकली सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने किताबों का सेट बनाया है 24। इन 24 किताबों के अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने कहा एक काम करते हैं 12 किताबें डाल दो जिसमें 12 जीएस के सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। एक किताब डाल दो सी सेट की, लिखते जाओ। एक किताब हो गई जनरल स्टडीज की, एक किताब हो गई सी सेट की। अब हमने कहा ये तो स्टेज 2 हो गई जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, और अभी ये 24 किताबों के हिसाब से बता रहा हूं। अब ये किताबें ही क्यों हैं, आप क्यों नहीं, मैं मार्केट की इतनी सारी किताबें बता रहा हूं, क्योंकि दी प्रॉब्लम विद दिस एग्जामिनेशन इज कि सोर्सेज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हैं। अगर आप उनको कंपाइल करके एक जगह लाना शुरू करोगे तो आपकी बहुत एनर्जी और समय वहां पे चला जाएगा। इस टाइम एफिशिएंसी को देखते हुए और सेंट्रलाइजेशन को प्रिंसिपल को देखते हुए मेरे दृष्टि में है कि आप ऐसे देखो, अगर हम कोई किताब, जैसे मैं ना ज्योग्राफी की किताब बना रहा हूं, मेरे को पता है ना मार्केट में 10 किताबें कौन सी अच्छी हैं। आप मेरे पास एज एन स्टूडेंट आओगे, आप बोलोगे यार सर ज्योग्राफी की किताब बताओ, मैं बता दूंगा यार एक माजिद हुसैन है, एक डीआर खुल्लर है, ये पकड़ लो। प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों किताबें की कुछ विशेषताएं, किसी के कोई लिमिटेशन है। मैंने क्या करूंगा, जब मैं अपनी किताब बनाऊंगा मैं इन दोनों के प्लस पॉइंट डाल दूंगा, एक एनसीईआरटी भी उठा के डाल दूंगा, एक कोई और जीसी लियोंग भी डाल दूंगा। मैंने क्या किया, मार्केट की 10 पॉपुलर किताबों का मिश्रण अपनी किताब में डाल दिया। तो इनसे तो बेटर मैंने किताब बना दी, सिंप्लीफाइड भी कर दी और पतली भी बनाई है। इसीलिए ये एफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर 10 किताबों का निचोड़ है। दिस इज रेलिवेंट फॉर ऑल द बुक्स वी आर ऑफरिंग हियर। इसीलिए मैं हमारी किताबें बोल रहा हूं, और वो सारा इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं है सिविल साहब वाजीराम बैठा दिल्ली में, वो जब मटेरियल बना रहा है तो उसको भी पता है ना कि डीआर खुल्लर मार्केट में वो अपना उन सारे पॉपुलर सोर्सेज से बेटर मटेरियल बना के देगा, तभी इंस्टीट्यूट्स जो है अपने कंटेंट की वजह से, पर्टिकुलरली सिविल साहब, इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये पेपर रेदर देन टीचिंग कंटेंट से ही निकलवाए हैं हमने, पहले भी सबके और अभी भी। तो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट और सिलेबस कवर करना है इन किताबों के माध्यम से। 12 किताबें लगेंगी। आपने क्या करना है, देखो टाइम इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने बोला कंसिस्टेंसी आएगी जब आपको क्लोजर। मैं कहता हूं जी ऐसा है 10 महीने के अंदर, 10 मंथ्स के अंदर, अभी पेपर जून में होना है, हमारे पास चल रहा है अप्रैल, अगले साल की बात कर रहा हूं, 14 महीने हैं मोटा मोटा, बिल्कुल 14 महीने है। 14 में से मैं 10 महीने मांग रहा हूं जिसमें सिलेबस कंप्लीट होगा। हो सकता है सिलेबस कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करो इन 10 महीनों के अंदर। तरीका क्या है, पहले बड़े सब्जेक्ट
जो एनसीईआरटी में पढ़े, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सबसे दमदार सब्जेक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स में भी काम आते हैं और मेंस में भी काम आते हैं। पहले इनको निपटा लो, उसके बाद ये ऑर्डर मत हिलाना, इनके अंदर चेंजेस कर लेना लेकिन ये स्ट्रक्चर मत हिलाना। दूसरा एचपीजी के प्रीलिम्स, इसको कवर करें, एचपीजी के प्रीलिम्स, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तीसरा, अब आएंगे प्योरली एक सब्जेक्ट छोटे छोटे, एनवायरमेंट एंड इनकी सबकी किताबें जनरल साइंस। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हो, ये भी प्री और मेंस की है, जनरल साइंस इज ओनली फॉर प्रीलिम्स। तो जब आप ये पढ़ लेते हो, इनको पढ़ने में लगेंगे शुरू के 7 महीने। 7 महीने में आपका प्रीलिम्स तैयार हो गया। आज अप्रैल में शुरू करो, 1 महीना जो है आपने एनसीईआरटी पढ़ना है, अगले 7 महीने के अंदर आपने दिसंबर तक आपने अपनी पूरी तैयारी को वाइंड अप कर दिया। तो दिसंबर तक तैयारी खत्म, प्रीलिम्स की तैयारी खत्म। अब आप मेंस के सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओगे। मेंस के सब्जेक्ट कौन से? वो छोटे छोटे से, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, एक ही बुक के अंदर 3-3 सब्जेक्ट डाल दिए, इतने छोटे सब्जेक्ट है। इंडियन सोसाइटी, आईआर, अब इनकी मार्केट में कोई किताब नहीं है अच्छी। गवर्नेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये है प्योर मेंस, ये जल्दी तैयार हो जाते, 3 महीने में इनको पढ़ के दरकिनार कर लो। मार्च तक आपकी तैयारी से आप हो गए फ्री। और अभी दिसंबर तक आपने प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट भी पढ़ डाले, तो आप प्री के लिए तो दिसंबर ऑनवर्ड ही अपने पूरा जोर मारना शुरू कर दो। तो ये स्टेज 2 में आप काम करेंगे। तो स्टेज 2 में क्या करेंगे? इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे, इनके नोट्स बनाओगे। क्लियर? हाउ टू मेक नोट्स भी बताऊंगा मैं, इनके नोट्स बनाओगे। अब आपने इनके नोट्स कैसे बनेंगे? हाउ टू मेक नोट्स, इनके नोट्स बनाने का तरीका देखो। ये देखिए, ये 12 किताबों की शक्ल देखिए, इस तरह से 12 किताबें दिखाई देती है ना। और फिर इनसे बनाओगे नोट्स स्टेज 2 के अंदर। तो नोट्स मेकिंग करने का तरीका क्या होगा? मैं जो प्रमोट करता हूं, मैं कहता हूं जी, A4 शीट्स ले लो और एक फाइल लगा लो, इसके ऊपर लिख लो जी ज्योग्राफी, और A4 शीट का ले लो बंडल, है ना, वो जो हमारे पास सस्ता बंडल आता है वो लो, बहुत पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस फाइल में A4 शीट लो, ज्योग्राफी के नोट्स बनाओ, इस फाइल के अंदर रख लो। ज्योग्राफी खत्म हो गई, अगला सब्जेक्ट उठाया पॉलिटी, इसके नोट्स बनाए, इसको खत्म। ऐसे ऐसे फाइलें बना के रख दो। बेसिक लेवल पूरा हो गया, 50% ऑफ द प्रिपरेशन हो गई है, नोट्स मेकिंग डन हो चुकी है। स्टेज 3, अब आते हैं जी स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर है जो हम लोग, आपने कहा जी 50% ही तैयारी हुई है, पेपर तो नहीं निकला। अब आते हैं हम स्टेज 3। स्टेज 3 इज ऑल अबाउट कि जो आपने लेवल के नोट्स बनाए हैं वो तो अभी फर्स्ट रीडिंग के बाद बनाए हैं, अभी तो आपकी समझ उतनी मैच्योर नहीं है। एग्जांपल, मैं एक किताब दे देता हूं, एनसीईआरटी 12वीं क्लास की है। जब मैं एनसीईआरटी आपको दूंगा और एक एनसीईआरटी 10वीं क्लास के बच्चे को दूंगा, उसकी जो एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग है वो यहां पे होगी, आपकी यहां पे अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर वो बच्चा रोज एफर्ट करके उसको पढ़ेगा तो वो आपके लेवल पे आ जाएगा एक दिन। ऐसे ही ये नोट्स है, हमें इन नोट्स के अंदर डेप्थ डालनी है। डेप्थ डालने के तरीके हैं 2। अब ये सांस चलेगा। एक चीज याद रखेंगे, स्टेज 2, ध्यान रखो, स्टेज 2 प्लस स्टेज 3 बताने में ये 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं, लेकिन चलेंगे साइमल्टेनियसली। इस बात का याद रखना। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? आपकी किताबों के अंदर एक बहुत बेहतरीन किताबें हैं, जैसे मैंने आपको कितनी किताबें दी थी? 24 में से 13 किताबें, 12 जीएस, 1 सीसेट। अब आएंगी 7 किताबें जिसके अंदर क्या डाला हुआ है? प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक। देखिए ध्यान से, प्रीलिम्स या एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का क्या मतलब है? इनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन बुक्स, ग्रीन कलर की ग्रीन बुक्स, है ना। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन, पॉलिटी 900 क्वेश्चन, हिस्ट्री 900 क्वेश्चन, ऐसे करके 5600 एमसीक्यू विद आंसर्स डाल दिए। ये क्यों है? प्रैक्टिस के लिए। ये क्यों है? प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए कैसे करनी है? आपने क्या करना है, इन्हीं के अंदर, जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप कर रहे थे स्टेज 2 के अंदर ज्योग्राफी के नोट्स, आपने ज्योग्राफी के 4 चैप्टर पढ़े, नोट्स बनाए, आपने कहा मैं नोट्स तो बना रहा हूं, पहले देख तो लो इन नोट्स में कितना दम है। आपने क्या किया, एमसीक्यू सॉल्व किए 5वें दिन, 1 घंटा लगाया, 100 क्वेश्चन करे। आपने कहा क्वेश्चन तो जबरदस्त है, तो मेरे कंटेंट में है ही नहीं। सर ने जिन किताबों को इतना क्लेम किया है उन किताबों में तो डेटा मिसिंग है, डेलिबरेट है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। पहली बार में इतना ही परोसा जा सकता था, दूसरी बार में गहराई डालने के लिए दी है ना दूसरे सेट की किताबें, उसके अंदर आपको मिले 100 क्वेश्चन, आपको आते थे 50,
लेकिन 50 आपको आते ही नहीं थे, आपने सुना ही नहीं था इनके बारे में। इन 50 को ऐड कर दो अपने नोट्स के अंदर। अब आपके नोट्स क्या हो गए, जो मैंने नाम दिया एनरिच्ड हो गए, एनरिचमेंट हो गए नोट्स की, जबरदस्त बन गए नोट्स। उन नोट्स में जो कमी पेशी थी पूरी होती जा रही है। तो स्टेज 3 जो कि चलेगी स्टेज 2 के साथ पैरेलली, इट्स अबाउट एनरिचमेंट ऑफ योर कंटेंट। अच्छा, प्रीलिम्स निकाल के क्या करोगे जब तक आंसर राइटिंग नहीं करे? आंसर राइटिंग की मैंने अपने हाथ से बनाई हुई, और विशाल सर ने और डॉली मैम ने अपने हाथ से बनाई हुई एक किताब है जिसमें 600 क्वेश्चन विद आंसर्स हैं। ये बिल्कुल न्यू प्रिंट हो रही है अब, नए सिलेबस के हिसाब से। इस साल 8 और 12 नंबर के ही क्वेश्चन आए हैं, चाहे एलाइड है चाहे एचएस है। नए सिलेबस, नए पैटर्न, नए डेटा के साथ ये किताबें बनाई है मैंने। इन किताबों के अंदर 500 क्वेश्चन विद आंसर, मेंस वाइज, सिलेबस वाइज, जबरदस्त क्वेश्चन विद आंसर। ये किताब भी आपको दी जाएगी। ये किस लिए है? क्योंकि भाई बिना आंसर राइटिंग के पेपर नहीं निकलता है, तो आंसर राइटिंग करने के लिए किताबें बनाएंगे। तो ये कैसे करोगे आप? अब आपने क्या किया, ज्योग्राफी पढ़ी, मैंने कहा उसकी प्रैक्टिस कर लो प्रीलिम्स की क्वेश्चन की, आपने कर ली। मैंने कहा 15 दिन हो गए ज्योग्राफी पढ़ते हुए, अब एक काम करो, आंसर राइटिंग तो करके देखो ज्योग्राफी की। ये आंसर राइटिंग भी आपने करनी है, राइट? और मेरे साथ लगातार टच में रहना। अगर आपने इन किताबों को परचेज कर लिया तो आपका काम है मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते रहना, ताकि मैं टाइम टाइम पे आपका प्लान बनाते रहूं, हम आपस में डिस्कस करें और फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट करें, राइट? ये आंसर राइटिंग आप लोगों ने करनी है। इसी के साथ अब आते हैं, ये स्टेज 2 क्लियर, स्टेज 3 क्लियर, जिसमें एनरिचमेंट अपनी चल रही है। फरवरी तक कोशिश करो सारी चीजें कवर कर लो, आंसर राइटिंग भी कर लो, सबसे फ्री हो जाओ। अब आते हैं स्टेज 4 कि इतना सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, अप्लाई कहां करना है नॉलेज को? बना ली किताबें, है ना, बना लिए नोट्स, पढ़ ले एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, पढ़ लिए मेंस आंसर राइटिंग, एप्लीकेशन, असेसमेंट, देखो तो सही कहां तक पहुंचे हैं। उसका सही तरीका क्या है? टेस्ट सीरीज, बहुत पॉपुलर टेस्ट सीरीज है सिविल टाइप की। हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसके अंदर 62 टेस्ट रखे गए, यहाँ पे लिखा होगा 62 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज है ना। ये 117 थे, अब इसको ये बहुत ज्यादा, हाँ 120 ही हैं ये, ठीक है, सॉरी 120 हैं इनफैक्ट इस साल। इस 120 में से 62 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, देखो बहुत हैवी टेस्ट सीरीज है, और 58 मेंस के टेस्ट हैं। इतनी हैवी टेस्ट सीरीज है ये, जिसके अंदर मेंस के 500 क्वेश्चंस और प्रीलिम्स के अंदर, इसमें अगर आप देखोगे प्रीलिम्स के इसके अंदर हैं टोटल 4000 क्वेश्चन, ये दोनों कवर हो रहे हैं। तो इन प्रोसेस के तहत जब आप आगे अप्रोच करोगे तो जाके आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे, असेसमेंट करके अपनी, राइट? आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स, तो पेपर है आपका जून में, मार्च में आप फ्री होगे सारा कोर्स लगा के, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जिसमें आप टिका के आंसर राइटिंग भी कर सकते हो और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करोगे टेस्ट सीरीज के अंदर। ये स्टेजेस मैंने अलग अलग बनाई हुई है। इस स्टेजेस से जब हम लोग तैयारी करेंगे बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, हम लोगों के एफिशिएंसी आएगी टाइम टेबल में, चेक पॉइंट्स हमें मिलेंगे, हमें मिलेगा कंक्लूजन कहां कहां पर है। इस तरह से जो है पेपर निकाला जाता है। मेरे हिसाब से कोचिंग कुछ टाइम के बाद रेलिवेंट है उन बच्चों के लिए जो नए फ्रेशर पास आउट हो रहे हैं आपके लेवल पे। ईदर इट इज अ मेंटोरशिप जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। जैसे कोचिंग ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं करिश्मा कर देगी कि सबका हो जाएगा, हमारी आपको अगर आप एनरोल भी कर लेते हो हमारे बैचेस में, उसमें बेनिफिट क्या है कि हमारे बैचेस के अंदर जो पहली स्टेज है, जैसे ना जो पहली स्टेज है, ये स्टेज में सबसे बड़ा कैच क्या है? जब हम सिलेबस को कवर करें, जो 12 सब्जेक्ट है, मैं अपना उदाहरण देके बोलता हूं, मेरा ना बीटेक बैकग्राउंड है, मेरे को जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम हुई इकोनॉमी के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके ना सोर्सेज नहीं है। किताब भी मेरे सामने रख दो, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। कोचिंग क्या करती है, चाहे किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, लेक्चर डिक्टेट करवा दिया जाता है, तो ना चाहते हुए भी, लैक ऑफ इंटरेस्ट होते हुए भी आपका सिलेबस कवर हो जाता है। कोचिंग यहां पे हेल्प करती है पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में जब आप एनरोल कर लेते हो, तो हम क्या करेंगे कि आपका जैसे ना क्लास टेस्ट के साथ साथ हमारी कोचिंग का ही एक पार्ट है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, कि जब आपकी पूरी तैयारी होगी एक बार लाइव क्रैश कोर्स चला लेते हैं प्रीलिम्स का, मेंस लाइव क्रैश कोर्स। तो हमारा काम क्या होता है, कंसिस्टेंसी को इंड्यूस करना। कंसिस्टेंसी को इंड्यूस क्या करता है, पढ़ा के बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोचिंग बस इस लेवल पे हेल्प करती है, आपको कंसिस्टेंट रखना, डिसिप्लिन रखना। कोचिंग में रिलेटिवली इजी हो जाता है, बट कोचिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आप सोचो कि यार अब यही कर देंगे जो करना है, नहीं होगा। हजारों बच्चे सिलेक्शन हमारे पास एनरोलमेंट ले रहे हैं, सिलेक्शन तो उन चुनिंदा बच्चों का हो रहा है जो खुद से भी एफर्ट मार रहे हैं,
केवल हमारी कोचिंग से तो होगा नहीं। तो इसलिए इट हैड ऑलवेज बीन द ब्लेंड ऑफ टू, कि अच्छी मेंटोरिंग जरूरी है, अच्छी कोचिंग जरूरी है, लेकिन अच्छे विद्यार्थी होना भी जरूरी है अगर पेपर को निकालना है। तो ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है, आप इसको पेन पेपर लेके रखिए। और लोगों ने इस प्लान ऑफ एक्शन को बहुत अप्रिशिएट किया, इंटरव्यू दिया, रैंक निकाली है। नॉट नेसेसरी दे आर स्टूडेंट ऑफ सिविल साइंस, वो आ जाके बताते कि हम इन्हीं वीडियोस को देखते हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जब इंटरव्यूज के अंदर मिलते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में मिलते हैं, या चंडीगढ़, कई लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे, यहीं पे आके आंसर राइटिंग करी और सिलेक्शन ली है इस साल। तो उन लोगों ने आके बताया कि हम इन्हीं सारे प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करते रहे घर पे बैठ के, इसी से हमारा सिलेक्शन हुआ है, राइट। तो आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, रिक्वायर्ड लिंक नीचे दे रखे हैं, चाहे आरएम सीरीज के हैं, चाहे हमारी बुक्स के हैं, आपको अभी इससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, मैं हमेशा फोन पे अवेलेबल हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हमारे ऑफिशियल। कई बार 2-3 दिन का लैग आ जा रहा है फोन करने में कि ऑक्यूपाइड ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आई मेक श्योर कि टाइम से जो है आपको कॉल चला जाए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस तैयारी को परस्यू करने में, तो डू कॉन्टैक्ट में, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना कि यार किसी को पैसा दिया तभी फोन कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं। बहुत सारे लोगों ने रैंक निकाली है, बाद में जाके एक्नॉलेज किया मेरे को या सिविल स्टैफ को, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया सिविल स्टैफ को, टेस्ट सीरीज परचेज कर ली, कोई कोचिंग नहीं करी है ना, या किताबें ले ली, लेकिन बात करने के लिए तो हम हमेशा ही ओपन है। तो डोंट एवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। तो डू फील फ्री कि चलो यार बात करनी है, और कोई तुम्हें हेल्प कर सकता है इस तैयारी में, तो बिल्कुल उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।